स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। तो आज हम पढ़ेंगे एनओ पाथवे के बारे में। तो एनओ जो होता है हमारा, सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पाथवे के बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, ये एक गैसियस मॉलिक्यूल होता है और ये जो होता है ज़्यादा टाइम तक बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, वो एक टॉक्सिक कंपाउंड है। तो ये ज़्यादा टाइम तक बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता, जैसे ही रिलीज होता है वैसे ही बॉडी में क्या हो जाता है, यूटिलाइज्ड हो जाता है। उसके बाद ये लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, तो ये क्या करता है, क्रॉस कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और दूसरे सेल के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये टॉक्सिक भी है, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होता जाता है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। तो ये जो होता है लिपोफिलिक होता है नेचर में। दूसरा क्या है, ये गैसियस होता है नेचर में और ये फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल होता है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है एक फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल है और क्या कराता है, वैसोडाइलेशन का काम कराता है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बॉडी में कैसे रिलीज हो रहा है, हमारे पास वही जीपीसीआर रिसेप्टर है, उसके थ्रू हमारा IP3 डैग रिलीज हो रहा था, हमने पढ़ लिया था। और ये IP3 डैग से हमारा क्या बन रहा था, कैल्शियम रिलीज हो रहा था। कैल्शियम किसके साथ अटैच होता है, कालमोड्यूलिन के साथ अटैच होता है। अब जब कैल्शियम कालमोड्यूलिन के साथ अटैच होता है, या तो वो कैल्शियम कालमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, या फिर वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंथेटेज बना देता है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज सिंथेटेज बनता है तो वो आर्जिनिन जो एक अमीनो एसिड है उसको उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है O2 की प्रेजेंस में और उसको सिट्रुलिन और नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो डिफ्यूज भी करता है। ठीक है, और ये जो होता है हमारा लिपोफिलिक होता है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, इस सेल को क्रॉस करेगा। ये एक एंडोथीलियल सेल है, क्योंकि ये सब कुछ एंडोथीलियल सेल में चल रहा था हमारा। ठीक है, तो ये एंडोथीलियल सेल है। ठीक है, और ये क्या है, हमारे मस्कुलर सेल है। ठीक है, ये मस्कुलर सेल के ये एंडोथीलियल सेल से रिलीज होगा और कहाँ पर जाएगा, मस्कुलर सेल्स के पास जाएगा। अब मस्कुलर सेल्स के पास क्या थी, मस्कुलर सेल के पास नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिसेप्टर था, जिसको हम NMOA रिसेप्टर भी कहते हैं। तो अब ये इसके ऊपर आएगा और क्या करेगा, ग्वानाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराएगा, जो कि जीटीपी को CGMP में कन्वर्ट करेगा, जो फिर PKG प्रोटीन को PKG एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा और हमारी क्या हो जाएगी, मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी, मतलब हमारी मसल की डायलेशन हो जाएगी। अब आपने एक चीज़ याद हो, अगर आपको आपने लास्ट लेक्चर में अगर IP3 डैग वाला पाथवे पढ़ा हो तो जो है उसमें हमने क्या कहा था, जब एसिटाइल कोलिन हमने क्या कराया था, जैसे कि ये हमारी मसल सेल्स थी। ठीक है, मसल सेल्स के ऊपर हमने, मान लो ये हमारी मसल सेल्स थी, इस मसल सेल के ऊपर जब हमने एसिटाइल कोलिन रिलीज कराया था, IP3 डैग पाथवे चला था। IP3 डैग पाथवे चल के हमारा कैल्शियम रिलीज हुआ था। ठीक है, कैल्शियम रिलीज होके कालमोड्यूलिन के साथ अटैच होके वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को उसने एक्टिवेट कराया था। ठीक है, और उसको एक्टिवेट करा के उसने मायोसिन को एक्टिवेट करा के क्या करवाया था, सेल का रिस्पॉन्स कराया था। बट ये जब तब था जब ये मसल सेल पर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जब डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था तो क्या हो रही थी, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। बट अगर वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली अटैक करेगा किसके ऊपर, हमारी मसल सेल्स के ऊपर। लाइक ये पहले एंडोथीलियल सेल है और ये हमारी मसल सेल्स हैं। ठीक है, जब वो पहले तो एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है एसिटाइल कोलिन, उसके रिस्पॉन्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है और वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है ऑन द हमारी स्मूथ मसल सेल्स के ऊपर। तो हमारा एसिटाइल कोलिन किसका काम कर रहा है, हमारा मसल रिलैक्सेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला पाथवे अगर हमारे पास आता है ना पूरा, तो हम इसमें जो है यहाँ तक इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो होती है हमारी एक मसल सेल्स का हमने डायग्राम दिखा रखा है, ये हमने पढ़ लिया। लाइक गैसियस होता है, फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल होता है, लिपोफिलिक होता है, नेचर में वासोडाइलेशन करवाता है। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है हमारा। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। उसके बाद अगर ये NOS से डिनोट होता है तो न्यूरल सेल में ट्रांसमिट होता है, E से फॉर एंडोथीलियल, I से फॉर इंड्यूसेबल सेल, इम्यून सिस्टम में होता है। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो होती है इसकी 3 लेयर होते हैं, सेंटर में ल्यूमेन है। ठीक है, आउटर साइड पे ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में ट्यूनिका मीडिया, आउटर में इनर में ट्यूनिका इंटरना। ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो ये हमारी स्मूथ मसल है ट्यूनिका मीडिया की, ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है या ये रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, तो अब ये हमारा था हमारा NO का रिसेप्टर। अब अगर हम CGMP पाथवे पढ़े तो CGMP पाथवे में भी हमारा
ये भी बिल्कुल वही सेम है कि सिट्रुलिन और एनो रिलीज होता है, ये दूसरे उसके पास जाता है सेल के पास, और ये CGMP में कन्वर्ट करता है, PKG को PKG एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और मायोसिन से हमारी रिलैक्सेशन करवा देता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है। ठीक है, बट अगर हम पढ़ते हैं इसमें अबाउट द CGMP पाथवे, अगर हमारे पास आता है कि CGMP पाथवे के बारे में लिखो, तो हम वो पूरा ऊपर का पाथवे भी एक्सप्लेन करेंगे, प्लस हमें इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारा जब GTP रिलीज होता है, हमारा CGMP में कन्वर्ट होता है, और PKG जो है हमारा वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हमारा क्या क्या आगे रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो हमारा जो मायोसिन फॉस्फोराइलेज है वो इनहिबिट हो जाएगा, सबसे पहले तो वो इनहिबिट होएगा, तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम वो भी इनहिबिट होएगा, आगे वो इनहिबिट होएगा, तो हमारा मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा जो हमारा IP3 रिसेप्टर है ये उनको इनहिबिट करता है। IP3 रिसेप्टर क्या कर रहे थे, IP3 मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर IP3 जिन के ऊपर आकर अटैच हो रहा था और कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे थे और कैल्शियम रिलीज हो रहा था। अब कैल्शियम ही क्या करा रहा था, मसल कंट्रैक्शन करा रहा था। अब अगर IP3 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारी मसल कैल्शियम भी रिलीज नहीं होगा, और कैल्शियम भी रिलीज नहीं होगा तो हमारी वैसो डायलेशन होएगी, क्योंकि मसल कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अब क्या हो रहा है, अब जो कैल्शियम रिलीज हुआ है ये तो इसने क्या किया, इसने रोक दिया, कैल्शियम को बाहर ही नहीं आने दे रहा है। ठीक है सॉरी। अब क्या हो रहा है कि कैल्शियम तो बाहर आ चुका है, ये हमारा क्या है, स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल्स में से हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से अब कैल्शियम तो बाहर आ चुका है, इसमें से बहुत सारा कैल्शियम तो बाहर आ चुका है, बट अब हमने इस कैल्शियम को दोबारा से अंदर डाल दिया। ठीक है, तो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो वो कौन करेगा, फोस्फोलैम्बिन P जो एक एंजाइम है, फोस्फोलैम्बिन P एंजाइम है, ये जो है हमारा PKG जो है उसको एक्टिवेट कर देगा। फोस्फोलैम्बिन P एंजाइम जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो जितना भी ये जो हमारा कैल्शियम बाहर निकला हुआ है, कैल्शियम जो है अंदर चला जाएगा और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट हो जाएगा। दूसरा, ये काफ़ी सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी एक्टिवेट कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं तो हमारा NO रिलीज होता है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा कि जैसे ही NO रिलीज होता है तो हमारा मायोसिन चेन काइनेज एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, और NO का काम क्या है, वैसो डायलेशन करवाना। ठीक है, तो ये जो है क्या करवाता है, वैसो डायलेशन करवा देता है NO की रिलीजेशन से। ठीक है, तो ये हमारे थे हमने सबसे पहले CMP पाथवे पढ़ लिया था, हमने IP3 डैग पाथवे पढ़ा, हमने NO पाथवे पढ़ा, कैल्शियम का पाथवे पढ़ा, CGMP का पाथवे पढ़ा, और यहाँ पे हमारी सेल सिग्नलिंग ख़त्म होती है। अगर ये आप सारे लेक्चर अच्छे से देखना, आपको अगर ये लेक्चर समझ आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।